हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम लोग मैग्नेटिज्म पर कंटिन्यू कर रहे हैं और मैग्नेटिज्म का जो बेसिक लॉ है मैग्नेटिक फील्ड्स को कैलकुलेट करने वाला, उस लॉ पर हम एक डिस्कशन कर लेने वाले हैं। तो ये लॉ जो है इसका नाम है बियो-सवार्ट्स लॉ और मैग्नेटिज्म में इस लॉ की वही जगह है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलॉम्स लॉ की है। तो कूलॉम्स लॉ का मैग्नेटिज्म वाला इक्विवेलेंट वो लॉ है बियो-सवार्ट्स लॉ। इस बियो-सवार्ट्स लॉ पर हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में और इसका हो सकता है 1-1.5 एप्लीकेशन भी हम कर पाएँ, 1-1.5। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइम इट टेक्स वी विल कवर some more ground beyond the law। इसके कुछ applications भी 2-1 कर पाएंगे। तो let us get started with the बियो-सवार्ट्स law, which is the fundamental law for calculating magnetic fields in this chapter on magnetism। तो आ जाते हैं बियो-सवार्ट्स लॉ के डिस्कशन पर। ये देखिए, ये मैंने एक करंट कैरिंग वायर ड्रॉ कर रखी है ब्लू कलर में। The blue colored thing is a current carrying wire. It carries a current I। इसके किसी करंट एलिमेंट का हम फील्ड कैलकुलेट करने वाले हैं। लॉ के लिए मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ, बियो-सवार्ट्स लॉ। ये जो लॉ है ये है बियो-सवार्ट्स लॉ और इस लॉ की क्या डिस्क्रिप्शन है वो देख लीजिए। यहाँ ये करंट एलिमेंट है, करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट I है। इसका एक छोटा सा एलिमेंट मैंने कंसीडर किया DL लेंथ का। ये जो DL लेंथ वाला एलिमेंट है, इस DL लेंथ के एलिमेंट को हमने करंट एलिमेंट माना। इसको हम नाम दे देते हैं करंट एलिमेंट। इसकी डायरेक्शन वही ली जाती है जो करंट की होती है। तो DL इसकी लेंथ है और डायरेक्शन ली गई है वही जो करंट की है। इस DL लेंथ के एलिमेंट से R दूरी पर वो पॉइंट P है जहां हमें फील्ड कैलकुलेट करना है। तो इस पॉइंट से DL एलिमेंट जहां है वहां उस लोकेशन से इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है R। यहां फील्ड कैलकुलेट करने जा रहे हैं। थीटा है एंगल DL और R के बीच का। तो यहां DP जो आएगा ये कितना आएगा, DB, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड को हम B से रिप्रेजेंट करते हैं, छोटे से एलिमेंट का यहाँ छोटा सा फील्ड DB कितना आएगा, ये रहेगा इक्वल टू, मैं सीधे इक्वालिटी पे आ रहा हूँ। प्रोपोर्शनैलिटी लॉ है वैसे तो, पर जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है पहले से ही इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता था, यहाँ होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई I, ये करंट वायर वाला, इंटू DL क्रॉस R बाय R क्यूब। ये इस लॉ का एक्सप्रेशन है। अब देखने में ही तो ये ऐसा लग रहा है जैसे इनवर्स क्यूब लॉ है, लेकिन इनवर्स स्क्वायर लॉ ही है। यहाँ न्यूमरेटर में भी देखो R है, तो ये R और ये R क्यूब कैंसलेशन होगा तो 1/r² वाली प्रोपोर्शनैलिटी है। बेसिकली इनवर्स स्क्वायर लॉ ही है। अब ये इसमें जो म्यू नॉट बाय 4 पाई है, इसमें ये म्यू नॉट जो है मैग्नेटिज्म का बेसिक कांस्टेंट है। जैसे एप्सिलॉन नॉट होता था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, मैग्नेटिज्म में होता है म्यू नॉट। इसे हम नाम देते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक permeability of free space। तो इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, म्यू नॉट को। और इसकी यूनिट अब हम देख सकते हैं। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी यूनिट को, SI यूनिट को नाम दिया गया है टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट है तो इसका बेसिक आप वर्कआउट कर सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स की डेफिनेशन से, F = Q × V × B। तो
उस एक्सप्रेशन से आप बी की यूनिट डिड्यूस कर सकते हैं। उस यूनिट का नाम रहता है टेस्ला, नेम्ड आफ्टर द फेमस साइंटिस्ट। तो ये टेस्ला जो है यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड, डीबी का, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की जो यूनिट होती है वो टेस्ला कहलाती है। तो म्यू नॉट की यूनिट क्या हो जाएगी, देखो ये मीटर मीटर और मीटर क्यूब, तो ये इधर ले आएंगे तो आ जाएगा मीटर, और ये एम्पेयर भी आएगा। तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, यूनिट इसकी हो जाएगी टेस्ला मीटर पर एम्पेयर। तो यूनिट आ गई टेस्ला मीटर पर एम्पेयर। देखो ये म्यू नॉट जो है ये क्या हो जाएगा, 4 पाई तो डायमेंशनलेस है, dl इंटू आर बाय आर क्यूब, तो ये तो मीटर इंटू मीटर बाय मीटर क्यूब, तो डिनोमिनेटर में एक मीटर बच गया, वो इधर आ गया। तो टेस्ला इंटू मीटर, और ये करंट इधर ले आएंगे, डिनोमिनेटर में आएगा तो पर एम्पेयर, तो टेस्ला मीटर पर एम्पेयर ये इसकी यूनिट हो जाती है। वैल्यू इसकी म्यू नॉट की, मैग्नीट्यूड म्यू नॉट का ये होता है 4 पाई into 10 to the power minus 7. Of course the unit is Tesla meter per ampere. तो ये म्यू नॉट को हमने डिस्क्राइब कर लिया। ये म्यू नॉट होता है मैग्नेटिज्म का फंडामेंटल कांस्टेंट, जस्ट लाइक एप्सिलॉन नॉट इज द फंडामेंटल कांस्टेंट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब ये देखिए जो ये dB आया है इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, dB का मैग्नीट्यूड होगा म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू I dl इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, करेक्ट। तो ये इसका dB का मैग्नीट्यूड है। इस मैग्नीट्यूड को देखते ही आप समझ जाएंगे कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ है। देखो dl क्रॉस r क्या आया, dl इंटू r इंटू साइन थीटा, एक r डिनोमिनेटर वाले r क्यूब से कैंसिल हुआ तो r स्क्वायर बच गया है, तो I dl साइन थीटा बाय r स्क्वायर, ये आ गया है dB। सो वी गेट dB हियर, ये dB का मैग्नीट्यूड आया। इसकी डायरेक्शन कैसे आती है, देखो अब डायरेक्शन के लिए तो आप डायरेक्टली क्रॉस प्रोडक्ट वाला रूल ही ले सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट वाले रूल से मेरा क्या मतलब है, देखो इधर मैं जरा इस एंगल से दिखाता हूं जिससे कि आपको थोड़ा क्लैरिटी से दिखाई दे पाए। ये dl आप देख रहे हो, dl वेक्टर, ये r वेक्टर, तो dl क्रॉस r वाली डायरेक्शन इस dB की होगी, है ना, dl क्रॉस r वाली डायरेक्शन। तो ये dB dl का हेड है, ये r का हेड है, dl के हेड से r के हेड की तरफ, देखो ये dl का हेड, ये r का हेड, dl के हेड से r के हेड की तरफ राइट हैंड की उंगलियां घुमाओ और ठेंगा दिखा के डायरेक्शन पाओ, तो ये इनटू द प्लेन डायरेक्शन आ रही है। लेकिन इसका इससे बेहतर एक तरीका बनाया गया है जिसमें हम और आसानी से इसी कैलकुलेशन, इसी डायरेक्शन को इवैल्यूएट कर पाते हैं। इसे कहते हैं राइट हैंड पाम रूल। क्या कहते हैं इसको, इसे कहते हैं राइट हैंड पाम रूल। अब ये राइट हैंड पाम रूल जो है ये है इस तरीके से, देखो ये dl के डायरेक्शन में अंगूठा, dl के डायरेक्शन में हो गया अंगूठा, r के डायरेक्शन में हथेली हो गई, dl के डायरेक्शन में अंगूठा हो गया, r के डायरेक्शन में हथेली हो गई। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इट विल बी परपेंडिकुलर टू एंड आउटवर्ड फ्रॉम द पाम ऑफ द हैंड। मैग्नेटिक फील्ड हथेली से परपेंडिकुलर रहेगा और ऐसे बाहर की तरफ होगा, जैसे मेरे हथेली से मार्कर निकल के आ रहा है, बिल्कुल ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी मेरे हथेली से बाहर की तरफ निकलेगा। तो dl की तरफ मैंने अंगूठा कर लिया है। इसको थोड़ा यहाँ से देखें तो शायद ज़्यादा क्लैरिटी से आप देख पाएंगे। देखिए ये dl है, dl के डायरेक्शन में अंगूठा, r की डायरेक्शन में हथेली, तो मैग्नेटिक फील्ड जो आया हथेली से परपेंडिकुलर और आउटवर्ड, मतलब कि इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। तो इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड मैग्नेटिक फील्ड आ गया यहाँ ऐसे, मैं इसे क्रॉस से इंडिकेट कर दूंगा, ये भी मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड आया, dB रादर।
तो इस चैप्टर में ये हमारी कन्वेंशन रहेगी, कोई वेक्टर खासकर मैग्नेटिक फील्ड अगर इनटू द प्लेन है तो क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन है तो डॉट से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ये जो डायरेक्शन है इसका मैं रूल यहाँ लिख भी देता हूँ, राइट हैंड पाम रूल ये कहलाता है। आई विल राइट इट डाउन फॉर योर बेनिफिट सो दैट यू कैन कॉपी द एग्जैक्ट लैंग्वेज। देखो क्या है, राइट हैंड पाम रूल, ये सीधे दाहिने हाथ की हथेली का रूल। तो इसमें क्या करना है, कीप द थंब अंगूठा along the direction of DL, DL की डायरेक्शन में दाहिने हाथ का राइट हैंड का अंगूठा रखें, and the palm of the hand along R, palm of the hand along R रखेंगे। The magnetic field is now normal to, normal मतलब perpendicular, normal to and outward from the palm of the hand। ये राइट हैंड पाम रूल हुआ मैग्नेटिक फील्ड डीबी की डायरेक्शन पता लगाने का। तो ये मैं आपको इसका पूरा बोर्ड का एक क्लियर व्यू दे देता हूं सो दैट आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए एक स्क्रीनशॉट लेने की। तो यहाँ अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, and then I will now of course erase this and proceed further। तो ये हुआ है बियो-सवार्ट्स लॉ। अब इसके दो एक एप्लीकेशन सिंपल से हम देखेंगे इसे इरेज करने के बाद। सो लेट्स इरेज दिस and then a couple of applications of this, basic applications to start with। तो पहला एप्लीकेशन बिल्कुल सिंपल वाला हम लेंगे, एक सर्कुलर आर्क का एग्जाम्पल। आप मान लीजिए कि एक वायर है जिसको सर्कुलर आर्क की शेप में बेंड कर दिया गया है और उसमें कुछ करंट आई फ्लो कर रहा है। इस सर्कुलर आर्क के सेंटर पर, ज्योमेट्रिक सेंटर पर हम फील्ड कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड हैं। सो लेट अस ड्रॉ सच ए सर्कुलर आर्क। तो ये देखिए, ये हमारी सर्कुलर आर्क आई, यहां मैं ड्रॉ कर रहा हूं सर्कुलर आर्क। ये है सर्कुलर करंट कैरिंग आर्क। इसके अंदर करंट कितना है, आई है, और ये पॉइंट यहाँ है जहां हम फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। ये इस सर्कुलर आर्क का जियोमेट्रिक सेंटर है। तो ये आ गया रेडियस ए, ये आया रेडियस ए, करेक्ट। और ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई इस वायर के लिए। इधर एंगल्स आए हैं अल्फा अल्फा, ये एंगल्स आए। अब देखिए, हमें इंटरेस्ट है यहां पर फील्ड कैलकुलेट करने में इस सर्कुलर आर्क की वजह से। तो उसके लिए अब क्या किया जाए, एलिमेंट लिया जाए। तो एलिमेंट कैसा लेंगे, देखिए और करीब आ जाइए और देखिए कैसे मैं इसमें एलिमेंट लेता हूं। तो ये मैंने दो रेडियस बनाए हैं। ये एंगल लीजिए थीटा और ये एंगल लीजिए डी थीटा। इधर ये आएगा आपका डीएल वेक्टर। ये डीएल वेक्टर आया। डीएल की मैग्नीट्यूड अब यहां से बहुत इजीली आप देख सकते हो। मैग्नीट्यूड ऑफ डीएल कितना आया, ये आ गया
रेडियस ए इंटू द एंगल डी थीटा, ऐसे कुछ आएगा। ओके, सो ये डीएल आया। अब इस डीएल की वजह से यहाँ पर फील्ड निकालते हैं, फिर जितने भी डीएल हैं यहाँ से यहाँ तक सब डीएल के फील्ड्स का यहाँ समेशन हम कर लेंगे। तो देखिए डीएल ये रहा, डीएल का यहाँ फील्ड, ये डीएल वेक्टर है। आर वेक्टर कौन सा होगा? डीएल वेक्टर से लेके और इस पॉइंट तक आने वाला वेक्टर, ये वेक्टर आर वेक्टर आ गया। देख लो मैं जिस लाइन के अलोंग ये मार्कर को लेके आ रहा हूँ, ये वाली लाइन हो गई ये आर वेक्टर। तो डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में यहाँ एंगल तो 90 डिग्री है, तो ये वाला काम थोड़ा आसान हो जाएगा क्योंकि 90 डिग्री का साइन तो 1 है ना। तो यहाँ जो इसका डी बी आएगा, ये आएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई डी एल इंटू साइन ऑफ दिस एंगल, साइन पाई बाय 2 साइन 90 डिग्री, फिर डिवाइडेड बाय इस डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना। ये डिस्टेंस आर वेक्टर की लेंथ है, उसका स्क्वायर। अब ये कितना है ये लेंथ? ये लेंथ तो आपको गिवन है ए का स्क्वायर हो गया। तो ये आया डीएल का। यहाँ पर मैग्नीट्यूड अगर आप लो तो वो आता है ए डी थीटा, उसको भी सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो ये आ गया म्यू नॉट आई डी थीटा बाय 4 पाई ए, ये डीबी आया है। इस डीबी वेक्टर की डायरेक्शन जरा देखने का कष्ट करें। देखिए इसकी डायरेक्शन कैसे आएगी। तो डीएल वेक्टर के डायरेक्शन के अलोंग, ये डीएल वेक्टर है ना, देखो इसके अलोंग राइट हैंड का थंब रखें, आर के अलोंग हथेली ले आए, तो मैग्नेटिक फील्ड डीबी किस तरफ आएगा? हथेली से परपेंडिकुलर। हथेली से परपेंडिकुलर मतलब आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन ऑफ द बोर्ड। बोर्ड के प्लेन से आप देखेंगे कि ये आउटवर्ड आ रहा है, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड डीबी बोर्ड के प्लेन से बाहर की तरफ आ रहा है, ये हमने देखा। तो अब डीबी वेक्टर इस एलिमेंट का बोर्ड के प्लेन से बाहर की तरफ आ रहा है। ये जो डीएल लेंथ का एलिमेंट है, इसका डीबी वेक्टर बोर्ड के प्लेन से बाहर की तरफ आ रहा है। ये डीबी हमने कैलकुलेट कर लिया है, इस डीबी का मैग्नीट्यूड। अब समेशन करने की बारी आई। सारे डीबी जितने भी आएंगे, जितने भी डीएल हैं यहाँ से यहाँ तक, सारे डीएल के डीबी लेके उनका समेशन करना है। और कैसा समेशन करना है जी? वेक्टर सम करना है। लेकिन वेक्टर सम करने में तो आपको पता है थोड़ी कठिनाई वाला काम होता है। वो इसलिए कि एक्स वाई और जेड कंपोनेंट्स अलग अलग लेने होते हैं, है ना। आपको एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स अलग अलग लेने पड़ते हैं और फिर उनकी समेशन अलग अलग की जाती है। लेकिन यहाँ ये करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। वो इसलिए कि जितने भी आप यहाँ डीबी लेंगे, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके डीबी सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं। देख लो, अगर यहाँ पर भी मैं एक डीएल लेता हूँ तो सेंटर पे उसका फील्ड देखो किस तरफ आता है, अगेन आउटवर्ड आ रहा है। ये डीबी डीएल की डायरेक्शन में मैंने अंगूठा रखा, हथेली रखी आर के डायरेक्शन में, तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो कैसे आ गया? सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड मेरे हथेली से परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड, यानी बोर्ड के प्लेन से आउटवर्ड। तो जितने भी एलिमेंट आप यहाँ से लेके यहाँ तक कंसिडर करेंगे, सब के डीबी बाहर की तरफ आएंगे। और सब डीबी अगर बाहर की तरफ हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जो है उनका सिंपल समेशन करने से मिल जाएगा। अगर बहुत से वेक्टर्स हों और सब के सब सेम डायरेक्शन में हों तो उनका समेशन बहुत आसानी से हो जाता है, सीधे सीधे उन सबको ऐड करने से, राइट। तो यही काम यहाँ अब हम करेंगे। देखिए कैसे ये काम किया जाएगा। लेट अस हैव ए क्विक लुक। तो डी बी आया है, तो बी कितना आ जाएगा जी? बी आ जाएगा इसका इंटीग्रल म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए इंटू इंटीग्रल ऑफ डी थीटा। अब ये सारे डी थीटा ऐड करने हैं
यहाँ नीचे इस वाले एलिमेंट से लेकर के ऊपर तक के इन एलिमेंट तक, तो नीचे से लेकर ऊपर तक ऐसे जितने भी डीएल एलिमेंट्स आ रहे हैं सबके डी थीटा ऐड करने हैं। अब सारे डी थीटा यहाँ से लेके यहाँ तक के ऐड करोगे तो आपको ये टोटल एंगल यानी 2 अल्फा मिल जाएगा। तो डी थीटा सारे ऐड किए तो क्या मिल गया 2 अल्फा। बी फिर क्या आया म्यू नॉट आई इंटू 2 अल्फा बाय 4 पाई ए या म्यू नॉट आई अल्फा बाय 2 पाई ए। ये मैग्नेटिक फील्ड मिल गया है। और इस तरह सर्कुलर आर्क का जो मैग्नेटिक फील्ड हुआ करता है उसकी डायरेक्शन का भी एक रूल बना लेते हैं। अब देखो मैंने ये तो किया, इस तरीके से कर ही सकते हैं, लेकिन इसका एक थोड़ा सिंपलर ज़्यादा इफेक्टिव रूल जो एग्जाम कंडीशंस में आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा वो ये है कि सर्कुलर आर्क के सेंटर पे अगर आप फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं तो सर्कुलर आर्क के करंट की डायरेक्शन में दाहिने हाथ की उंगलियां घुमाएं और ठेंगा दिखा के फील्ड की डायरेक्शन पाएं। तो क्या रूल है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। करंट की डायरेक्शन में दाहिने हाथ की हथेली की उंगलियां घुमाएं और ठेंगा दिखा के सेंटर पर फील्ड की डायरेक्शन पाएं। तो ये बाहर की तरफ, बोर्ड के प्लेन से बाहर की तरफ, इस डायग्राम के प्लेन से परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड, ये फील्ड की डायरेक्शन आ गई है। अब जरा कुछ और केसेस देख लें। ये तो अल्फा एंगल वाला सर्कुलर आर्क था। अगर कंप्लीट सर्कल हो जाए तो कंप्लीट सर्कल के केस में क्या रहेगा? इन केस ऑफ ए कंप्लीट सर्कल, अगर कंप्लीट सर्कल का केस लिया जाए तो अल्फा कितना होगा? अब देखो ये अल्फा जो है इस आर्क के सेंटर पे पूरे आर्क के एंगल का आधा एंगल है अल्फा। तो कंप्लीट सर्कल के लिए जो सेंटर पे टोटल एंगल होगा वो क्या होगा? कंप्लीट सर्कल के सेंटर पर टोटल एंगल रहेगा 2 पाई, उसका आधा आ जाएगा पाई। तो अल्फा की जगह आप क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? पाई। तो बी क्या आया? म्यू नॉट आई, अल्फा की जगह आपने लिखा पाई तो ये पाई पाई कैंसिल हो गया, तो म्यू नॉट आई बाय 2a आ गया। ये हुआ कंप्लीट सर्कल के सेंटर पर फील्ड। ओके, तो ये कंप्लीट सर्कल हुआ। तब अगर आप सेमी सर्कल लें तो इससे आधा हो जाएगा। सेमी सर्कल में फील्ड आएगा B इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4a। और अगर क्वार्टर सर्कल आप ले लेंगे, सेमी सर्कल में क्या हुआ? सर्कल का आधा। क्वार्टर सर्कल लेंगे तो सर्कल का भी 1/4, तो यू कैन कैलकुलेट अकॉर्डिंगली। और अगर कोई और एंगल है सेंटर पर तो ये अल्फा आपको दिया ही हुआ है, इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट हो जाएगा। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट the magnetic field at the center of a circular arc। एक केस और ले लेते हैं इसी वीडियो में। आज अभी 5-7 मिनट और इस वीडियो में मैं दे सकता हूँ। तो दूसरा केस हम लेते हैं फॉर ए स्ट्रेट वायर ऑन एन एक्सटेंशन ऑफ दैट स्ट्रेट वायर। तो इसे पहले इरेज कर देंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लो। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ए स्क्रीनशॉट, प्लीज टेक इट। And if the screenshot now is done, then I will start with the straight wire case। तो straight wire वाला केस लेते हैं जी। अब should not take any more than 5 minutes now, so you will be free from this video in 5 minutes। Straight wire on an extension of a straight wire। तो देखो अब यहां आपको दी हुई है एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर आई, और अगर इसको यहां पर हम इस तरफ एक्सटेंड कर देते हैं और इस पॉइंट पे फील्ड कैलकुलेट करने के लिए कहते हैं, तो देखो क्या होगा।
यहां पर लीजिए एक छोटा सा dl, ये हमने dl कंसीडर कर लिया। फिर लीजिए r वेक्टर यहां से इस पॉइंट तक का, ये आया r वेक्टर, ये r वेक्टर, राइट। अब इस पॉइंट पर क्या फील्ड आएगा, देखो dl और r के बीच में यहाँ एंगल क्या है, 0, और क्योंकि dl और r के बीच का एंगल यहाँ देख लो 0 आ गया है, dl और r एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन में, इनके बीच का एंगल क्या आ गया, इनके बीच का एंगल आ गया है 0, और क्योंकि इनके बीच में एंगल 0 है तो जो बियो-सवार्स लॉ वाली एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन में याद करिए क्या आता है, बियो-सवार्स लॉ की एक्सप्रेशन में साइन थीटा आता है, जिसमें थीटा क्या होता है, dl और r के बीच का एंगल है, आई डी म्यू नॉट इंटू आई डी एल साइन थीटा बाय आर क्यूब, ये एक्सप्रेशन होती है ना। अब इसमें आई डी एल साइन थीटा आता है और थीटा है dl और r के बीच का एंगल, वो यहाँ 0 है तो ये साइन थीटा 0 हुआ, और अगर साइन थीटा 0 है तो ये फील्ड भी 0 आ जाएगा। सो इस पॉइंट पर जहां हम फील्ड कर रहे थे कैलकुलेट, वो फील्ड आ गया है 0। सो द फील्ड हियर कम्स आउट टू बी 0। और इसी तरीके से अगर हम इस वायर का एक्सटेंशन दूसरी तरफ ले जाएं, वी टेक एन एक्सटेंशन दिस वे, यहाँ पर हम एक्सटेंड कर दें वायर को और इधर फील्ड कैलकुलेट करने की कोशिश करें, तो इस पॉइंट का फील्ड कैसे आएगा। अब देखो dl वेक्टर तो वही ले लो, r वेक्टर ऐसे बना लो, ये आ गया r वेक्टर। अब dl वेक्टर और r वेक्टर के बीच में एंगल पाई हो गया, मतलब 180 डिग्री, और उसका भी साइन आप जानते हैं 0 होता है, तो फील्ड यहाँ पर भी 0 ही आता है। तो एक स्ट्रेट वायर है, उसे एक्सटेंड करके किसी पॉइंट पर आप फील्ड कैलकुलेट करना चाहें, 0 आ जाएगा इन बोथ डायरेक्शंस। तो दोनों ही तरफ, यहाँ भी और यहाँ भी, फील्ड विल बी 0। तो ये तो स्ट्रेट वायर को एक्सटेंड करने से फील्ड कितना आता है एक्सटेंशन के ऊपर, ये हमने कैलकुलेट किया, राइट। नेक्स्ट कैलकुलेशन हम करेंगे तो इसी वायर का फील्ड कैलकुलेट करना सीखेंगे, स्ट्रेट वायर का, लेकिन वायर से कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस दूर आकर, वो हमारे अगले वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। इस वीडियो को हम यहीं रोक रहे हैं। बाय बाय फॉर नाउ। In that next video, we will be taking up the field calculation because of a straight wire and a few other interesting cases as well. Bye bye. Enjoy your physics and stay safe.